हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था प्रिज्म में अपवर्तन या प्रिज्म द्वारा विचलन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसी के आगे का टॉपिक है न्यूनतम विचलन कोण। तो आपने पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो पहले देखिए, क्योंकि न्यूनतम विचलन कोण तभी समझ में आएगा। तो हमारा चैनल है पीसी स्टडी पॉइंट, इसको सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूनतम विचलन कोण। इसके लिए हम सबसे पहले समझते हैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। तो इसमें क्या है दोस्तों, ये है सघन माध्यम, ये हमने दिखाया पानी जैसा, ये क्या है सघन माध्यम है, और ये क्या है विरल माध्यम है, ये है विरल माध्यम। तो जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में किरण आएगी तो ये हो गया अभिलंब। तो सघन विरल माध्यम से सघन माध्यम में किरण आती है तो उसका वेग कम हो जाता है और वो अभिलंब की ओर मुड़ झुक जाती है। तो यहाँ पर ये जो आने वाली किरण है इसने कोण बना रखा है आई अभिलंब के साथ, और ये अपवर्तित किरण है इसने कोण बना रखा है आर अभिलंब के साथ। अब देखिए हमने क्या किया, जो ये इस किरण के सामने हमने क्या किया, एक दर्पण रख दिया। ये हमने रख दिया दर्पण, और ये दर्पण भी कुछ इस तरीके से रखा है कि ये किरण जिधर से आ रही है वापस परावर्तित होकर उधर ही चली जाए। दर्पण क्या होता है, शीशा, और शीशे से किरण टकरा के उसी माध्यम में चली जाती है जिसको हम परावर्तन कहते हैं। तो ये टकरा कर अगर यदि उधर ही चली जाए जिधर से आ रही है तो उसको बोलते हैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। तो ये टकरा के वापस उधर ही चली जा रही है। तो अब क्या होगा, पहले किरण जब इधर से इधर आ रही थी तब ये कोण आई था और ये कोण आर था, लेकिन अब ये किरण इस दर्पण से टकरा के किधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है। तो ये कोण क्या हो जाएगा आई, और अब विलंब से फिर इधर चली जाएगी तो ये कोण क्या हो जाएगा आर। तो आई और आर एक दूसरे के क्या होंगे बराबर, और ये आई और आर एक दूसरे के क्या होंगे बराबर होंगे। तो क्यों बराबर होंगे, तो अब ये आई होगा, पहले वाले केस में ये आई था, अब वाले केस में ये आई है, पहले वाले केस में ये आर था, अब वाले केस में ये आर है। तो आई इक्वल टू क्या हो गया आर, क्योंकि कोण का मान नहीं बदला है, कोण वो का वही है जो पहले था, तो कोण का मान हमने बदला नहीं है, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा आई हो जाएगा। तो ये काम आएगा अभी हमारे प्रिज्म के अंदर, इसलिए मैंने समझाया इसको। और हमने कल पढ़ा था अगर कोई किरण आएगी और प्रिज्म से टकराएगी तो प्रिज्म से अपवर्तित होकर वो कुछ इधर चली जाएगी, प्रिज्म के अंदर चली जाएगी, और फिर जब यहाँ पर आएगी तो फिर से इसका अपवर्तन होगा और अपवर्तन होकर वो इधर आ जाएगी। और इसको जब पीछे बढ़ाएंगे तो ये कोण आई था, ये R1 था, ये R2 था, ये E था, और ये विचलन कोण था, ये आपतन कोण है, ये निर्गत कोण है, और ये क्या है विचलन कोण, ये हमने पढ़ रखे हैं। तो उसको एक बार वीडियो को आप देखना। अब शुरू करते हैं न्यूनतम विचलन कोण। तो ये हम ग्राफ बना रहे हैं किस किस के बीच में, विचलन कोण और आपतन कोण के बीच में हम ग्राफ बना रहे हैं। तो ये ग्राफ अगर हम प्रैक्टिकली बनाएंगे, वैसे हमारे प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल करेंगे तब ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। अब इस ग्राफ को समझ गए तो ये टॉपिक क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो विचलन कोण है, अगर हम इधर जाएंगे राइट साइड में जाएंगे तो विचलन कोण का मान क्या होता जाएगा आपतन कोण का मान क्या होता जाएगा बढ़ता जाएगा, क्योंकि इस एक्सिस पे हमने क्या ले रखा है आपतन कोण ले रखा है। तो एक्स एक्सिस की तरफ हम जाएंगे, इधर हम जाएंगे तो आपतन कोण का मान बढ़ेगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो विचलन कोण का मान इतना है, विचलन कोण का मान इतना है, यानी आपतन कोण कम है तब विचलन कोण ज़्यादा है। अब जैसे जैसे आपतन कोण बढ़ा वैसे वैसे विचलन कोण क्या होता गया, कम होता गया, और एक मान पर आपतन कोण के एक मान पर फिर क्या हुआ, कम होने के बाद में वापस बढ़ना शुरू हो गया। पहले तो कम हुआ, फिर एक न्यूनतम मान लिया और फिर वापस बढ़ना शुरू हो गया। तो ये जो न्यूनतम मान है, ये जो न्यूनतम मान है किस पे, आपतन कोण पर, उसी को बोलते हैं न्यूनतम विचलन कोण। इसको इस तरीके से दिखाएंगे, ये आपतन कोण के आई के मान पर, आई मान लिया कि हमने आई आपतन कोण के मान पर ये हमारे पास क्या है न्यूनतम विचलन कोण, डेल एम से हम इसको दिखाएंगे। तो इसको परिभाषित कुछ करेंगे अपन इस तरीके से। उससे पहले यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा विचलन है तो सबसे कम क्या है आपतन कोण है, तो यहाँ पर ये आपतन कोण सबसे कम है, लेकिन विचलन क्या है सबसे ज़्यादा है।
तो ये विचलन हमने यहाँ पर दिखा रखा है, जो किरण है वो इधर से इधर आ गई है। चित्र को थोड़ा गौर से देखिएगा। और फिर दूसरे केस में क्या हो रहा है, दूसरे केस में हो रहा है न्यूनतम विचलन। तो ये किरण है, तो यहाँ पर ये जो डेल एम बन रहा है ये थोड़ा कम बन रहा है। और तीसरे चित्र में फिर से जो है विचलन कोण जो है वो ज़्यादा हो रहा है। तो इस बार जो चित्र बन रहा है वो किस तरीके से बन रहा है, आपतन कोण क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो ये आपतन कोण ज़्यादा हो गया, और ये आपतन कोण ज़्यादा हो गया तो ये इसके कारण इस विचलन कोण का मान भी ज़्यादा हो गया। तो ये तीनों चित्र हैं, तीनों चित्र में ये जो तीसरे वाले चित्र है, इस चित्र पे न्यूमेरिकल भी हमारी बुक में, तो ये ढंग से हमें समझना है कि जब आपतन कोण 90 डिग्री का हो जाएगा तब विचलन कोण क्या होगा, ज़्यादा होगा। और न्यूनतम विचलन कोण को हम कैसे दिखाएंगे, परिभाषित करेंगे। चित्र से स्पष्ट है कि आपतन कोण बढ़ने के साथ विचलन कोण का मान घटता है। आपतन कोण बढ़ता है तो विचलन कोण पहले घटता है, और एक न्यूनतम मान के बाद विचलन कोण का मान फिर से बढ़ने लगता है। न्यूनतम मान को, विचलन कोण के इस न्यूनतम मान को क्या कहते हैं, न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। अब न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में I इक्वल टू ई होगा। अब वो कैसे होगा, वो होगा प्रकाश के उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से, जो हमने शुरू में पढ़ा है। उसका क्या मतलब हुआ, ये किरण इधर आई, ये किरण इधर से अपवर्तित होकर इधर चली गई। अब अगर इस किरण को हम इधर से आए, वापस इस तरफ से लाएं, किधर से, S की तरफ से लाएं, और ये किरण इधर आकर फिर R से Q और Q से वापस P आ जाए, मतलब जिधर से जा रही है वापस वो ही रास्ता ले ले, तभी उत्क्रमणीयता का सिद्धांत होता है। और उस उत्क्रमणीयता के सिद्धांत के अनुसार I इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, E के इक्वल टू होगा। तो न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में I इक्वल टू क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। अब स्नेल के नियम से, स्नेल ने हमें बता रखा μ2 अपॉन μ1 इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R। ये हमने μ2 ले रखा है जो कि प्रिज्म का अपवर्तनांक है, और ये हमने μ1 ले रखा है जो कि बाहर जो भी माध्यम है हवा लेके चल रहे हैं, तो हवा का अपवर्तनांक हो गया। AB सतह के लिए, इस सतह की हम बात कर रहे हैं, तो देखिए ये अभिलंब है, ये किरण है आपतित, और यहाँ पर अपवर्तन हो रहा है। तो ये तो आपतन कोण हो गया और ये अपवर्तन कोण हो गया विलंब के साथ R1। छोटी छोटी चीज़ें जो कि क्लियर होनी चाहिए। तो μ2 की जगह तो μ2 रख देंगे, बाहर हमने हवा ले रखी है तो μ1 की जगह हम 1 लिख देंगे। साइन I, ये साइन I यहाँ पे आ गया। यहाँ पर अपवर्तन कोण R है, तो यहाँ पर अपवर्तन कोण कितना है, R1। तो ये हो जाएगा साइन R की जगह साइन R1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या वज्र गुणा कर देते हैं, तो एक तो साइन I से गुणा होगा, μ2 किससे होगा, साइन R1 से गुणा होगा, तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब सतह लेते हैं AC सतह के लिए ये चीज़ है, ये अभिलंब है, ये E है और ये R2 है। तो AC सतह के लिए लगाते हैं हम, तो μ2 अपॉन 1 और साइन I की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, E, और R2 ये रहा R2। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो 1 तो साइन E से मल्टीप्लाई होगा और μ2 साइन R2 से मल्टीप्लाई होगा। और I इक्वल टू क्या है, E। तो यहाँ पर E की जगह हम क्या रख देंगे, E की जगह रख देंगे हम I। तो E की जगह हम क्या रख देंगे, I। तो यहाँ पर जो E है यहाँ पर आ गया साइन I, तो 1 साइन I μ2 साइन R2। तो हमें तुलना करनी है इस समीकरण की और इस समीकरण की। यहाँ पर 1 साइन I है, यहाँ पर भी 1 साइन I है, यहाँ पर μ2 साइन R1 है, यहाँ पर μ2 साइन R2 है। तो 1 साइन I का ये मान हम कहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ पर हम रख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, μ2 साइन R2 और μ2 साइन R1। तो ये हमने यहाँ पे रख दिया मान, μ2 साइन R1 μ2 साइन R2। μ2 से μ2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं R1 इक्वल टू R2। साइन को साइन से कैंसिल आउट करके R1 इक्वल टू R2 लिख सकते हैं, और इसको इक्वल मान लिया किसके, R के। अब लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि R1 प्लस R2 इक्वल टू A, इसलिए मैं बोल रहा हूँ लास्ट लेक्चर जरूर देखिएगा आप, अगर आपने नहीं देखा है। तो R1 इक्वल टू भी R रख देते हैं, R2 इक्वल टू भी क्या रख देते हैं, R इक्वल टू A। R एड होके क्या हो जाएगा, 2R, तो A इक्वल टू हो जाएगा 2R और R इक्वल टू हो जाएगा A अपॉन 2।
तो एक वैल्यू तो ये आ गई हमारी r इक्वल टू a अपॉन 2। नाउ ये भी हमने कल चीज़ पढ़ी थी डेल m, वहाँ पे हमने कल पढ़ा था डेल इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। यहाँ पे न्यूनतम विचलन निकाल रहे तो डेल m इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। अब i इक्वल टू ई है तो यहाँ पर e की जगह क्या रखेंगे, i रखेंगे, और आई एड होकर क्या हो जाएगा 2i। तो ये हमने सीधे 2i लिख दिया, 2i माइनस ए। इधर आकर पॉजिटिव जगह डेल m प्लस ए इक्वल टू 2i, 2 अपॉन में आ जाएगा तो i इक्वल टू हो जाएगा डेल m प्लस ए अपॉन 2। नाउ स्नेल के नियम, यदि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, जहाँ पे हमने म्यू2 लिया था, यदि हमने वो मान लिया कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है म्यू, तो स्नेल के नियम से म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। आई का मान भी निकाला है हमने, आर का मान भी निकाला है, वो रख देते अपन। तो आई का मान अभी हमने निकाला है डेल एम प्लस ए अपॉन 2 और आर का मान हमने निकाला था ए अपॉन 2। ये दोनों वैल्यू हमने अभी निकाली है, आप इधर से देख सकते हैं। ये तो रही आई की वैल्यू, ये रहा आर की वैल्यू। तो ये दोनों वैल्यू हम क्या करेंगे, पुट करेंगे सब इक्वेशंस में। ये दोनों वैल्यू हमने पुट कर दी। तो एक तो ये फॉर्मूला जो है ये हमें याद रखना है, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, ये पूछा जाता है एग्ज़ाम के अंदर, न्यूमेरिकल भी है बुक है। अब यदि प्रिज्म पतला हो, प्रिज्म क्या हो, पतला हो, तो साइन आई इक्वल टू आई ले लेते हैं, साइन आर इक्वल टू आर ले लेते हैं। और जहाँ अभी हमने निकाला था जो फॉर्मूला, वो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला कुछ ऐसा था हमारा, म्यू साइन, ये साइन आई और साइन आर। प्रिज्म पतला है तो साइन को हटा देंगे, आई अपॉन आर करेंगे, और आई अपॉन आर करेंगे तो आई अपॉन आर की सीधी सीधी हम वैल्यू पुट करेंगे। सीधी सीधी वैल्यू हम पुट करने के बाद में तो आई की जगह तो रखेंगे डेल एम प्लस ए अपॉन 2 और आर की जगह रखेंगे ए अपॉन 2। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल आउट। तो यहाँ पे बच जाएगा डेल एम प्लस ए अपॉन ए इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो म्यू ए डेल एम प्लस ए, और ए इधर जो आ जाएगा वो माइनस का आ जाएगा, तो ये माइनस का आ गया, ए को कॉमन ले लेंगे, म्यू 1 माइनस ए डेल एम। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। तो दो फॉर्मूले निकालें, एक ये फॉर्मूला और एक जो अभी हमने निकाला था म्यू इक्वल टू साइन डेल एम प्लस ए अपॉन 2 और साइन ए अपॉन 2, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर एग्जाम। तो ये आज का हमारा लेक्चर था न्यूनतम विचलन कोण पे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद।